नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। देश के तमाम राज्यों में संक्रमण की सुनामी है। ऐसे में अस्पतालों में बिस्तर से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी को लेकर गंभीर संकट की स्थिति बनी हुई है। आज की तारीख में जगह जगह स्वास्थ्य सेवाएं इस कदर चरमराई हुई हैं कि देश के अलग अलग सूबे के हाई कोर्ट को, राज्य सरकार और केंद्र को फटकार लगानी पड़ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यहां तक कह दिया है कि किसी से उधार लो या चोरी करो, ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरता हुआ नहीं देख सकते। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार में ऑक्सीजन की कमी पर खुद से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है। इधर मध्य प्रदेश में भी चिकित्सा व्यवस्थाओं की बद इंतजामी पर जबलपुर हाई कोर्ट शिवराज सरकार को फटकार लगा चुका है। देखा जाए तो अधिकतर राज्यों में कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर सिस्टम को जिम्मेदार माना जा रहा है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जनता किसी भी दल की सरकार इसलिए बनाती है ताकि उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे और मुश्किल वक्त में जल्द से जल्द बड़े कदम उठाकर हालातों को सुधारे। लेकिन एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी कोरोना नाम की महामारी से देश के तमाम राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। आखिर ऐसा क्यों है? कोरोना के खिलाफ जंग में एक साल बाद भी देश में भयावह हालात क्यों है? और तमाम दावोवादों के बाद भी राज्यों में ऑक्सीजन के लिए आपातकाल वाली स्थिति क्यों है? जनता मांगे जवाब में आज बात इसी बड़े मुद्दे को लेकर होगी। तो देश में कोरोना से लगातार बिगड़ते हालातों के बीच सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी यानी कि सलाहकार नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला है ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, जबकि चौथा है लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। मामले की अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। खैर, केंद्र सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देगा इसका पता तो शुक्रवार को चलेगा, लेकिन अभी ऑक्सीजन का जो आपातकाल है उसकी शहर शहर रियल रिपोर्ट जाने। चलिए उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 24 घंटे में पहली बार देश में रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा संक्रमित, 2101 कोरोना पीड़ितों की मौत। बड़ा सवाल, वायरस की बेकाबू रफ्तार पर कब लगेगा ब्रेक? हिंदुस्तान के कोने कोने में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं, लिहाजा रोजाना नए केसों के साथ ही मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो हर किसी को भयभीत कर रहे हैं। वहीं सबके बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी देश के तमाम हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि राज्य सरकारें लगातार ये दावा कर रही हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, इसकी कहीं भी कमी नहीं है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो फिर ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक हाईकोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? एमपी में कोरोना महामारी के बीच चिकित्सा व्यवस्थाओं की बदइंतजामी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई पर दखल दे और जरूरी हो तो उद्योगों को भी दी जाने वाली ऑक्सीजन हेल्थ सेक्टर को दी जाए। इस बीच कई राज्यों में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वहां ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की घोषणा की है।
केंद्र ने कई राज्यों में भले ही ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके चलते ऑक्सीजन की कमी फिर भी हो जा रही है। मध्य प्रदेश में भी 82,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 4,788 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जबकि इसके बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। एमपी में 21 अप्रैल को 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए तो करीब 75 लोगों की मौत हुई, जबकि 9,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित ठीक होकर अपने घर गए। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते हालात लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। राज्य में बुधवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ। यहाँ 14,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 193 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 17,263 मरीज स्वस्थ भी हुए। लेकिन जिस तरह से लगातार नए केस सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, उसके चलते शासन प्रशासन काफी चिंतित है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 1,22,750 के करीब एक्टिव केस हैं, जबकि 6,467 कोरोना पीड़ित अपनी जान गंवा चुके हैं। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि जगह जगह कहर बरपा रहा कोरोना आखिर कब तक काबू में आएगा और फिर जिंदगी कैसे और कितनी जल्दी पटरी पर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसी है, साथ ही अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, इसकी रियल रिपोर्ट हम आपको देंगे, जिसके लिए आज हम फिर आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जाएंगे ही, साथ ही आपको लेकर चलेंगे डिंडोरी, अलीराजपुर, पन्ना, सीहोर, श्योपुर और भिंड, जहां से हमारे सहयोगी देंगे ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। यहाँ हालात कैसे है, कोरोना मीटर में क्या उतार चढ़ाव है, व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है, ये सब बताने के लिए रायपुर से हमारे स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय मेरी आवाज आ रही? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। संजय, सबसे पहले तो ये कि डराने वाली खबरें तो लगातार आ रही हैं। एक अच्छी खबर आपके यहाँ छत्तीसगढ़ से ये है कि आज फिर जितने मरीज स्वस्थ होके गए हैं, 17,000 से ऊपर मरीज स्वस्थ होके गए हैं और एक्टिव केस 14,500 आए हैं। ये एक अच्छी खबर आपके यहाँ से, जैसा कि आपने कल बताया भी था कि धीरे धीरे ये आंकड़ा स्वस्थ होने वाले का बढ़ रहा है। लेकिन बुरी खबर ये है कि मौतों का आंकड़ा लगातार, मौतों के आंकड़ा ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कल 181 के लगभग थे, आज 193 हो गए। ये मौतें कोरोना से ही हो रही हैं निश्चित तौर पे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के बिगड़ने से ये मौतें हो रही है। मतलब व्यवस्थाओं से मतलब मेरा कि कहीं वेंटिलेटर मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, ये तो नहीं है। जी देखिए, जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के लगातार जो हालात हैं वो लगातार देखें तो पिछले 3 दिनों में जो बात करें कि 19, 20 और 21 तारीख की 22 तारीख का आंकड़ा आना बाकी है, तो 165 मौतें, फिर 181 मौत, उसके बाद 183 मौत। मतलब ये मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन राहत की बात यही है कि अब जो ठीक होने वाले मरीज हैं, घरों को जाने वाले मरीज हैं स्वस्थ होकर, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कल 15,800 के लगभग लोग स्वस्थ होकर गए थे। उसके पहले भी ये आंकड़ा 14,000 से कुछ ज्यादा था। और अभी जो आंकड़ा है, जो कल का आंकड़ा है, अभी तक का आंकड़ा है, उसमें करीब 16,188 लोग स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। मतलब इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो स्वस्थ होकर बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 17,263 मरीज स्वस्थ होके गए हैं। जी 16,188 का देखिए, 16,188 का आंकड़ा जो बुलेटिन नियमित जारी होती है उसमें ये आंकड़ा दिया गया था। उसके अलावा भी कुछ जो होम आइसोलेशन में जो लोग होते हैं, जो कि बाद में उनकी जानकारी मिल पाती है, तो ये आंकड़े आते हैं। लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो कि बाकायदा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियमित बुलेटिन जारी की जाती है, तो उसमें ये आंकड़ा है 16,188 का कि ये लोग स्वस्थ होकर घरों को गए हैं। लेकिन मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। हालांकि 181 के बाद अब 183 जो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। लेकिन इसी बीच दो अहम बातें हैं, जैसा कि पूरे देश भर में स्थिति है। हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है, राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी है उन पर। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक दो अहम बात है जिसकी चर्चा जरूरी है कि राज्य सरकार ने आज से जो भी ऑक्सीजन का प्रदेश में उत्पादन होता है उसके
औद्योगिक उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आज की तारीख से अब जो भी ऑक्सीजन का उत्पादन होगा उसका मेडिकल यूज ही किया जाएगा, और जो औद्योगिक ऑक्सीजन होता है, उद्योगों के लिए जो ऑक्सीजन होता है, उसे मेडिकल यूज के लिए जो ऑक्सीजन होता है उसमें इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है राज्य सरकार का। उसके पहले कोर्ट कुछ कहती, स्वतः संज्ञान लेती, क्योंकि सरकार बार बार यही बता रही है कि उसके पास सरप्लस ऑक्सीजन है, जो 110 मीट्रिक टन के लगभग की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक है, यहाँ पर जो उपलब्धता है और जो उत्पादन हो रहा है 386 मीट्रिक टन लगभग ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जिसे कि अब बढ़ाया जाना है। जाहिर तौर पर 20% का कोटा उद्योगों के लिए अभी तक निर्धारित था, लेकिन उस पर भी अब राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी कर दिया है और आज से ये लागू हो गया है। तो ये एक बड़ा संजय, यहाँ एक सवाल यहाँ है, जैसा आपने कहा कि 110 टन हेल्थ के लिए, मतलब इस समय जो आवश्यकता है मरीजों के लिए 110 टन है, और उत्पादन 300 से ज्यादा कहीं है जी। तो ये जो उत्पादन हो रहा है आज से, हालांकि पहले ही लगा देना चाहिए, ये जो ऑक्सीजन है छत्तीसगढ़ से शायद मध्य प्रदेश में और कुछ जगहों पे सप्लाई भी हो रही है क्या? हाँ जी, छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि भिलाई स्टील प्लांट, देखिए जो भिलाई स्टील प्लांट है वहां पर कुछ जो उनके इस्तेमाल के लिए, कुछ जो उनकी जो भी स्टील प्लांट है वहां पर अपने उपयोग के लिए ऑक्सीजन का भी भिलाई स्टील प्लांट उत्पादन करता है। और वहां पर क्योंकि जो भी कटर होता है या कोई फर्नेस होता है उसमें इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन मिलाकर फर्नेस से जल्दी मेटल जो है वो मेल्ट होता है, तो इस उपयोगिता के लिए वहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। और जैसा कि महाराष्ट्र ने रोक लगा दी थी मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने की, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ रहे थे, तो उसके बाद मध्य प्रदेश ने बीएसपी से संपर्क किया। जाहिर तौर पर चूंकि केंद्र की एजेंसी है, और तो केंद्र ने कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की कि भिलाई स्टील प्लांट से 60 टन ऑक्सीजन जो है वो आपूर्ति की जाए। बल्कि मध्य प्रदेश की मांग कुछ ज्यादा थी, करीब 100 या 200 टन ऑक्सीजन की थी, लेकिन अभी फिलहाल ये जो ऑक्सीजन है वो मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है। और जैसा मैंने भी उस दिन कहा था जब मुख्यमंत्री हमारे साथ थे, तब हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने भी ये बात एक बार उठाई थी कि छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को देखते हुए पहले ही भिलाई स्टील प्लांट से ये चर्चा कर लेनी चाहिए राज्य सरकार को कि आने वाले दिनों में अगर ऑक्सीजन की उपयोगिता या फिर ऑक्सीजन के मेडिकल उपयोग की जरूरत पड़ती है तो पहले से ही एक रणनीतिक एक तैयारी कर ली जाए कि वो ऑक्सीजन बीएसपी उपलब्ध कराएगा। तो ये भी एक मुद्दा था। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके पास सरप्लस ऑक्सीजन है अभी भी। और जैसा सिलेंडर की बात आ रही थी, तो अब जिला कलेक्टरों को बकायदा फंड जारी किया जा रहा है, और पहले भी जो कोविड फंड था वो दिया गया था, तो अब उनको भी ये दिया गया है, छूट दी गई है कि वो अपनी उपयोगिता के हिसाब से जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा सकते हैं। मतलब ये जो एक हर्डल था, एक प्रकार की जो लगातार कमी देखी जा रही थी, तो वो अब दूर होती दिखाई दे रही है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि 1 तारीख से राज्य सरकार टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने तो उस दिन भी कहा था जब हमारे साथ थे, आपसे जब बातचीत हो रही थी, तो ये कहा था, मैंने एक सवाल किया था कि 18 वर्ष की आयु के से जो लोग हैं उनको भी टीका लगना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं अब एक तरीके से राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है, और 1 तारीख से 1 मई से महा टीकाकरण अभियान की, और मुफ्त टीके की बात कही है, मुफ्त टीके की बात कही है कि मुफ्त टीका तो उसका राज्य सरकार खर्चा वहन करेगी क्या? जी बिल्कुल, मुफ्त टीके की बात की है राज्य सरकार ने। इसका खर्च जो है वो राज्य सरकार खुद वहन करेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में आज मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र भी लिखा है, और पत्र में बहुत सी बातें की हैं। जानना चाहा है कि जो राज्य को टीका मिलेगा, क्योंकि महाअभियान शुरू हो रहा है, 18 वर्ष की आयु से जो भी अधिक हैं, 18 वर्ष की आयु के लोग हैं, उन्हें टीका लगाया जाना है। तो एक बड़ा अभियान है, उसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए वैक्सीन की बड़ी मात्रा चाहिए। तो ये पूछा है कि छत्तीसगढ़ को कितनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी, ताकि उस तरीके से या फिर उस आधार पर एक प्लानिंग की जाए कि कैसे कहां पर टीका लगाया जाएगा, एक दिन में कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये की है, मुख्यमंत्री ने पूछा है प्रधानमंत्री से कि जो टीका बनाने वाली, जो भी वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनसे ये एक व्यवस्था की जाए, केंद्र सरकार इस पर पहल करे कि जिस
कीमत में, जिस दर पर वो केंद्र सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, तो वही दर राज्य सरकारों के लिए भी तय हो। जी, तो ये बात की है मुख्यमंत्री ने। तो कुल मिलाकर अब तैयारियां इस दिशा में शुरू हो गई हैं कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था बेहतर हो। चलिए, अब बेहतर होगा, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी कि जिस तरह से एक्टिव पेशेंट जितने आ रहे हैं उनसे ज्यादा स्वस्थ होकर जा रहे हैं, तो पलंग की जो मारामारी थी, वेंटिलेटर की जो मारामारी थी, जो ऑक्सीजन वाले बेड की मारामारी थी, वो भी धीरे धीरे से कम होगी, मुझे लगता है ऐसा। संजय, वहां एक इतना भर जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में कोशील्ड लगाई जा रही है वैक्सीन या कोवैक्सीन है? जी देखिए, अभी जो लग रही थी वैक्सीन, वो दोनों वैक्सीन लग रही थी, कोवैक्सीन भी लग रही थी और कोविशील्ड भी लग रही थी। लेकिन बाद में जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो भी कई जगहों पर लगाई जा रही थी, और शुरुआती जो वैक्सीन आई थी छत्तीसगढ़ में वो कोवैक्सीन थी। लेकिन उसके बाद जैसा कि कुछ बातें हुई, कुछ उस पर इसे लेकर कुछ सवाल खड़े हुए, तो उसके बाद केंद्र से और बाकायदा जो कंपनीज हैं जो कि ये वैक्सीन बना रही है, तो वहां से केंद्र के द्वारा कोविशील्ड की भी यहाँ पर आपूर्ति की गई थी, और दोनों ही वैक्सीन को साथ साथ छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा था, अलग अलग केंद्रों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आप नजर बनाए रखिए निश्चित तौर पे। जिस तरह से हम लोग कोरोना को लेकर 7 बजे अलग अलग जगह से अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं, वो जानकारी देते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो थोड़ा अच्छी खबर ये आ रही है कि एक्टिव पेशेंट कम है ठीक होने वालों की अपेक्षा, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वाले 9,000 ही है। हमारे साथ एक बार फिर वो जो हम आपको हमेशा चारों महानगरों की हम खबर देते रहे हैं, हमारे साथ इंदौर से विकास सोलंकी हैं, हमारे साथ जबलपुर से अरविंद दुबे हैं, विनोद शर्मा हमारे साथ ग्वालियर हैं, और अतुल शर्मा हमारे साथ भोपाल से है। सबसे पहले विनोद, आज थोड़ा सा समय कम है, कुछ और भी मुद्दे हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त जानकारी वही जो हमेशा सवाल करते रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी अभी भी है क्या, मारामारी इंजेक्शन की अभी भी है क्या, और जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं डेथ के मेडिकल बुलेटिन में, या राज्य जिला प्रशासन ने, और आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, जो आंकड़े जो बुलेटिन में आते हैं, उन आंकड़ों में हमारे आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। उनमें 7 लोगों की मौतें बताई गई है, जबकि कल 31 लोगों की मौतें हुई थी, जिसमें 23 जो लोग थे वो ग्वालियर जिले के थे और बाकी के बाहर के थे। इसके साथ एक अच्छी खबर इस बीच ये भी है कि पिछले 6 दिनों में 2950 जो कोविड संक्रमित थे वो ठीक होकर अपने घर को गए हैं। ये अपने आप में एक छोटी सी कह सकते हैं कि इस बीच एक खबर आई है, जो मारामारी चल रही है रेमडेसिविर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, पलंग को लेकर, उसके बीच में आज हमने जो दृश्य देखा वो बेहद डरावना दृश्य था, क्योंकि आज खुद जो कोविड प्रभारी और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो ऊपर जो भोपाल स्तर पर चर्चा कर रहे थे और इस बात के लिए कह रहे थे कि उनके जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। कल उनको आश्वासन दिया गया था कि आज आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया। कई नर्सिंग होम संचालक लगातार उनको फोन लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई उनके मरीजों की स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही है, उनको इंजेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक नर्सिंग होमों को इंजेक्शन नहीं मिल पाए हैं। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर जिले में इंजेक्शन को लेकर कितनी परेशानी है, और इंजेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं। जिनको आज पहुंचना था दोपहर 12 बजे तक, वो अभी 7:30 बजने को है, लेकिन अभी तक इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ऑक्सीजन को लेकर भी सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक नर्सिंग होम संचालक चक्कर लगाते रहे। जो यहाँ पर जो कोविड सेंटर बनाया गया है स्मार्ट सिटी क्षेत्र में, वहां पर चक्कर लगाते रहे कि लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके चलते जो मरीज हैं वो काफी परेशान भी हुए और 1-2 मरीजों की मौत भी हो गई। अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है, आज सुबह से लेकर अभी तक सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग होम में 14 से ज्यादा मरीजों की मौतें हो चुकी हैं, और उसके बाद जो आंकड़े हैं वो और आने बाकी हैं 12 बजे तक के। इसके साथ ही जो जैसे ही लोगों को पता चला कि ऑक्सीमीटर को लेकर भी कालाबाजारी शुरू हो गई है, तो जो जितने भी मेडिकल स्टोर है वो ऑक्सीमीटर वहां पर गायब हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। साथ ही दूसरी बात ये रही कि अभी भी
कोविड सेंटर जो जहां पर कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है स्मार्ट सिटी पर, वहां बैठक चल रही है। नर्सिंग होम संचालकों का कहना है, जो नर्सिंग कॉलेज जिनको बनाया गया है कोविड सेंटर, उनका भी ये कहना है कि जब व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है तो आखिर मरीज क्यों भर्ती किए, ना ऑक्सीजन है उनके पास, ना इंजेक्शन है उनके पास। ऐसे में मरीज का कोप का भाजन उन्हें बनना पड़ रहा है, उनके परिजनों का कोप का भाजन उन्हें बनना पड़ रहा है। पहले तो राज्य सरकारें व्यवस्था दें, जिला प्रशासन उनको व्यवस्था दे, नहीं तो वो अपने जो सेंटर हैं उनको चलाने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले हमें एक खबर मिली है कि ग्वालियर के सिविल अस्पताल है, जो कि प्रद्युम्न सिंह तोमर के क्षेत्र है, जहां पर परसों के दिन उन्होंने बाकायदा रात भर चौकीदारी की थी। उसी अस्पताल में पति और पत्नी जो संक्रमित थे वो पहुंचे और उसमें पत्नी को एडमिट कर लिया गया, पति को वहां से रेफर किया जा रहा था बड़े अस्पताल के लिए जहां पर कोविड सेंटर है सरकारी। लेकिन इस बीच दोनों में इस बात को लेकर दोनों विवाद करने लगे कि दोनों एक साथ रहना चाहते हो, तोड़फोड़ भी हुई है, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है। तो जो आंकड़े प्रशासन मुहैया करा रहा है, स्वास्थ्य विभाग मुहैया करा रहा है आंकड़े, उनमें बहुत अंतर है। 7 मौतें और 31 मौतें, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अंतर है। चलो 24 मौतें तो ग्वालियर की है, बाकी की बाहर की हो सकती है, तो उनको शामिल नहीं किया गया। इसके साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति ग्वालियर में है। और ग्वालियर में ये बात अलग है कि जो बाहर, त्रिपाठी जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में अकेले ग्वालियर के मरीज नहीं है, ग्वालियर से और चंबल संभाग के 8 जिले हैं जिसमें भिंड, मुरैना, सीवरी, दतिया तो है ही, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, झांसी, धौलपुर तक के मरीज यहां पर ग्वालियर में आते हैं, जिसके कारण स्थिति और खतरनाक बनी हुई है कि लोगों को यह आवश्यकता बहुत है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है और इंजेक्शनों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल विनोद, सारी जानकारी देने के लिए हम चलते जबलपुर, जहां अरविंद है हमारे साथ है। अरविंद, आपके यहाँ की क्या स्थिति है? जैसा विनोद ने कहा कि अभी भी ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है, बहुत ही दुखद खबर है। अभी मैंने छत्तीसगढ़ बात की थी, रायपुर बात की थी, तो वहां पर्याप्त ऑक्सीजन आ चुकी है और अच्छी सुखद वहां से खबर ये आ रही है कि जितने एक्टिव केस हैं उससे ज्यादा मरीज ठीक होके जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे जो पलंग की मारामारी है, ऑक्सीजन की मारामारी वो कम होगी। आपके यहाँ आज एक्टिव केस कितने हैं और ठीक होके कितने गए हैं? और रहा सवाल जो सबसे बड़ा हम जनता के सामने देना चाहते हैं वो ये कि सरकारी आंकड़ों में कितनी मौत हुई, बहुत दुखद हो रहा है, और आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? बीते 24 घंटों में जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, 803 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, मौतें 7 बताई गई हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 29,874 यानी कि 30,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं गंगा साल में। ठीक हुए हैं 23,844 और एक्टिव केस है 6,497। थोड़ा सा अरविंद, मैं आज की बता रहा हूं कि आज कितने संक्रमित मिले हैं और कितने ठीक हुए हैं? देखिए, आज का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। आज का मतलब कि कल जो आपको रात में मेडिकल बुलेटिन मिलता है, यही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। 803 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, मौतें 7 हुई हैं, 29,874 कुल संक्रमित मरीज अभी तक हैं और ठीक हुए इनमें से 23,844 इनमें ठीक हुए हैं। मतलब कल 24 घंटे में 23,000 ठीक हुए हैं? कंप्लीट, ये कंप्लीट है सर। नहीं, कंप्लीट। मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं, पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीज कितने मिले हैं और पिछले 24 घंटे में ठीक कितने हुए हैं, अगर आपके पास आंकड़ा है तो? जो ठीक हुए हैं उनका 24 घंटे का आंकड़ा इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो संक्रमित मरीज मिले हैं वो 803 मरीज मिले हैं, 7 की मौतें हुई हैं। हाँ। और एक्टिव केस जो है वो 6,497 है और इनमें कंटेनमेंट जोन जो शहर में बनाया गया वो 34 है। और अब मैं आपको जो मृत्यु के जो आंकड़े बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि चौहानी शमशान घाट जो हिंदू रीति रिवाज से जहां अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर 55 शव लाए गए हैं आज पूरे दिन में। अभी शाम के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार बंद कर दिया है और कब्रिस्तान में 1 शव, यानी कि कुल 56 मौतें बताई आज हुई हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो लाते गए हैं, ये कोविड गाइडलाइन के तहत उनका दाह संस्कार हो रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ये प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो सस्पेक्टेड और संक्रमित वो उसको डिवाइड नहीं करते हैं। हाँ। सस्पेक्टेड और संक्रमित मरीजों को प्रोटोकॉल के तहत ही अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। ये संख्या मैं आपको वो वाली बता रहा हूँ। अब ऑक्सीजन की मैं आपको स्थिति बता देता हूँ। 3,500 सिलेंडर की पर डे डिमांड है ऑक्सीजन की और ये पूरी कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा निजी अस्पतालों को भी और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उसको भी। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जैसा कि सरकारी आंकड़ों में अभी जो शाम का बुलेटिन जारी हुआ उसमें बताया गया
कि निजी अस्पतालों ने, जो 53 निजी अस्पताल हैं, उन्होंने 2175 रेमडेसिविर इंजेक्शन की उनसे सरकार से डिमांड की थी, जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि उन्होंने 2175 रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरे कर दिए हैं, यानी कि जितनी डिमांड की गई थी उतने डिमांड के तौर पर इंजेक्शन निजी अस्पतालों में पहुंचा दिए गए हैं। ये एक अलग बात है कि सड़कों पर अभी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को ढूंढते हुए लोग मिल जाएंगे, परेशान लोग मिल जाएंगे, कालाबाजारी जारी है। ये तो हुआ इसकी बात। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मैं एक बात को बताना जरूर चाहूंगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में भिलाई से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जबलपुर में आती है, उड़ीसा से राउरकेला से दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन यहाँ पर बुलाई जाती है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना यह है कि जहां पर भी स्टील या आयरन को बनाने वाले प्लांट होते हैं वहीं पर ऑक्सीजन तैयार होती है। मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई भी ऐसा स्टील या आयरन प्लांट नहीं है जहां पर लोहा तैयार करने का या उससे संबंधित कोई काम बहुत बड़े लेवल पे होता हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उस ढंग से नहीं होता है। तो अधिकारियों की चिंता इस बात को लेकर है कि आज तो हम 3500 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन कल को यदि मरीज पड़ते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा होती है। और इसी बीच में जैसा कुछ राज्यों ने किया है कि वे अपने राज्यों से बाहर ऑक्सीजन ले जाने के ऊपर प्रतिबंध लगा चुके हैं। यदि ऐसा प्रतिबंध आ गया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आ गया प्रतिबंध या यूपी से आ गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर पूरे मध्य प्रदेश का क्या होगा? एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल इस वक्त अधिकारियों के सामने घूम रहा है, जो शायद आम जनता तक नहीं पहुंचा है, लेकिन विचार का विषय जरूर है। हाँ, यहाँ पर हम किसी को डराने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय होना चाहिए। शायद कि इसके ऊपर पहले से ही बातचीत कर ली जाए और केंद्र सरकार से राज्य सरकारें तय कर लें कि ऐसा कोई प्रतिबंध कहीं पर लगने ना पाए। ऐसा नहीं होगा अरविंद, ऐसा नहीं होगा। और केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन का कोटा मध्य प्रदेश के लिए नियत किया था, उसमें आज ही बढ़ोतरी भी कर दी है उसने, क्योंकि ये अच्छी बात है। जो देश पूरा एक है, राज्य अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए अरविंद। और कोई खास जानकारी अरविंद आपके पास? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आज जिला प्रशासन ने निजी चिकित्सकों से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो मेडिकल स्टाफ है जो निजी चिकित्सकों के पास काम कर रहा है, उनसे अपील की है कि वे आकर जिला प्रशासन की मदद करें, सरकारी अस्पतालों में आकर अपना कुछ समय वहां पर दे, ड्यूटी दें, क्योंकि इस वक्त चिकित्सकों की कमी सबसे ज्यादा सामने आ रही है, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की कमी सामने आ रही है। तो उसको पूरा करने के लिए ये अपील जिला प्रशासन ने जारी की है, जिससे संसाधनों का भरपूर उपयोग हो सके और मरीजों की तीमारदारी ठीक ढंग से हो सके और उन्हें जल्द स्वस्थ होकर हम घर वापस भेज सकें। बिल्कुल। हमारे साथ इंदौर से विकास है। विकास, आपके यहाँ की क्या खबर है? वही जो अरविंद जी बता रहे हैं, विनोद जी बता रहे हैं, क्या वही स्थिति है या थोड़ी बहुत सुधरी है? जी, निश्चित रूप से स्थिति तो कुछ सुधरी नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं राहत भरी खबर आपको बता देता हूं कि जो इंदौर शहर के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर जो मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है वह 2107 मरीज है। हालांकि इसमें से 800 जो मरीज थे वह अस्पतालों के अंदर इलाज पा रहे थे, बाकी जो होम क्वारंटाइन या जो आइसोलेशन घर के अंदर ही थे उनमें भी उन मरीजों की संख्या है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है कि जिन आंकड़े कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं जो ठीक होने वाले मरीज है वह एक बार फिर बड़े। एक मिनट, आज एक्टिव केस कितने आए हैं? 1781 मरीजों की आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अगर बात की जाए तो 2107 मरीज जो हैं डिस्चार्ज होकर अपने घरों की ओर लौटे। हालांकि 800 से 900 मरीज अस्पतालों के अंदर भर्ती थे, बाकी जो होम क्वारंटाइन के अंदर जो मरीज थे राहत भरी खबर हो सकती है। विकास, वही बात ऑक्सीजन को लेकर राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन इसको जो मारामारी है, ऑक्सीजन की मारामारी है, बेड की मारामारी है, वो नहीं, इसलिए कि 807 आप बता रहे हैं और 1781 नए मरीज आए, तो ये तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि जो आपके ऑक्सीजन बेड है उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। जी विकास जी, आगे बताएं। जी, निश्चित रूप से ऑक्सीजन की जो डिमांड है वह तो लगातार ही बढ़ती जा रही है। बेड की जो डिमांड है वह लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर शहर में सबसे पहले देखने में आ रहा है कि जिन लोगों को सबसे पहले ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती है उन्हें समय पर ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाता है, उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, फिर उन्हें आईसीयू बेड की जरूरत आती है, लेकिन उस समय भी उन्हें आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि इंदौर शहर के अंदर मौतों का आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बुलेटिन के अंदर 10 मरीजों की मौत के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं,
जिसके बाद जो मौत के आंकड़े हैं वो बड़े हैं। वहीं अगर बात करें हम शमशान घाटों की, तो मैं आपको शमशान घाटों के आंकड़े आज बता देता हूं। इंदौर के जो जिनी इंदौर शमशान घाट है, आज उसके अंदर 40 शवों को दाह संस्कार किया गया है, वो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार। वहीं पंचकुइया मुक्तिधाम के अंदर 50 शवों का जो है अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं रीजनल पार्क के अंदर 30 शव और रामबाग के अंदर 32 शव और विजयनगर की जो पीछे मुक्तिधाम स्थित है वहां पर 18 मरीजों का दाह संस्कार किया गया है। ये सारे ही जो संस्कार है यह जो कोविड गाइडलाइन है उसके अनुसार ही की गए हैं। अगर टोटल बात करूं तो पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर के अंदर 170 जो कोरोना के संक्रमित मरीज थे या संदिग्ध मरीज थे, उनकी कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार जो है अंतिम संस्कार किया गया। तो एक बड़ा आंकड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 170 मरीज एक दिन के अंदर कोविड जो कोरोना के पेशेंट थे उनकी मौत हो जाती है। और स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं वह कहते हैं 10 लोगों की ही मौत कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही अंतर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और मौत के आंकड़ों के अंदर देखा जा रहा है। आज हमने खुद जो शमशान घाट या जो उनके जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, हमने आंखों से देखा था कि एक पूरे शमशान घाटों के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक वहां पर वेटिंग के अंदर 8-8, 10-10 एम्बुलेंस या जो नगर निगम की गाड़ियां है वो वहां पर खड़ी रहती है, एक के बाद एक का नंबर आता है। तो काफी भयावह स्थिति जो मौत के आंकड़ों में वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो इंदौर शहर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। भले ही राज्य सरकार या प्रशासन जो है लाख दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की पूर्ति हमने कर ली है, लेकिन शहर के अस्पतालों के बाहर सिलेंडर लाते हुए मरीज के परिजन साफ तौर पर देखे जा रहे हैं कि इंदौर शहर के अंदर किस तरह की किल्लत ऑक्सीजन को लेकर है। यही कारण है ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के बाद मौतों के आंकड़ों के अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर बात की जाए इंदौर शहर में तो 3 गुना ऑक्सीजन की जो मांग है वह बढ़ी है। एक 60,000 मेट्रिक टन की जो जरूरत थी वह कहीं ना कहीं 180 मेट्रिक टन की जरूरत इंदौर शहर के अंदर हो रही है। तो आपूर्ति इस तरह से नहीं हो रही है। जो टैंकर भी आते हैं कहीं ना कहीं उनको 24 से 48 घंटे इंदौर शहर में पहुंचने में आता है। उस समय जो शहर के निजी अस्पताल है उनके अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है और निजी अस्पताल साफ हाथ खड़े कर देते हैं और मरीज के परिजनों को कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर। अतुल, क्या है रिपोर्ट आपके पास? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को जो ऑफिशियल आंकड़े आए हैं यानी सरकारी आंकड़े जिसको हम कहते हैं वो बताना चाहेंगे। बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 1709 जो है पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये नए मरीज हैं जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें कि डिस्चार्ज होने की, अगर हम बात करें स्वस्थ होने की बात करें तो लगभग 1600 से ज्यादा मरीज बीते 24 घंटे के अंदर स्वस्थ हुए हैं। वहीं अगर हम ये होम क्वारंटाइन वाले भी हैं कि ये हॉस्पिटल से हुए? देखिए, इसके अंदर दोनों ही आंकड़े शामिल किए जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ज्यादा जो आंकड़े निकाले जाते हैं उसमें होम क्वारंटाइन और साथ में जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाते हैं, यानी कुल मिला के जो स्वस्थ व्यक्ति जो हुए हैं और जिन्हें डिस्चार्ज भी किया गया या जो घर पे रह के इलाज कर रहे थे वो स्वस्थ हुए हैं, कोविड से बाहर निकले, उनका भी जो है आंकड़ा इसके अंदर शामिल किया जाता है। लगभग 1600 का ये आंकड़ा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा इस समय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आंकड़ा मौत का है। अगर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कोविड सरकारी आंकड़ों के हिसाब से केवल 5 मौतें राजधानी भोपाल में बताई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी जो हमारे सोर्सेज हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें, हमारे शमशान घाट के जो प्रबंधक हैं उनकी जानकारी के अगर हिसाब से हम बात करें तो इसके आंकड़ा बहुत ज्यादा है। यानी कुल मिला के एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आएगा। हालांकि उससे पहले मैं प्रदेश भर की मौत का जरूर इसका जिक्र करना चाहूंगा कि लगभग 75 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़ा? ये सरकारी आंकड़ा जो मध्य प्रदेश का हम बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ा क्योंकि 170 तो हमारे विकास जी ने बता दिया, अरविंद जी ने बता दिया, विनोद जी ने, तो लगभग 250 से 300 का आंकड़ा तो ये लोग बता चुके हैं। अब आपके पास जो आंकड़ा है वो आप बताएंगे। 75 बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, सरकारी आंकड़े और जो जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं इस आंकड़े में वाकई एक जमीनी के साथ साथ आसमान की दूरी तक का एक ये फासला है। हालांकि देखिए, अगर हम आपको बताएं कि अगर टोटल हम बात करें आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की अगर हम शमशान घाट और कब्रिस्तानों की बात करें तो इसमें जो टोटल जो मौतें सामने आई हैं कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जिनका दाह संस्कार किया गया है या जिन्हें दफनाया गया, टोटल जो है वो 121 हैं, जिसमें 111 लोगों का जो है हिंदू रीति रिवाज के तहत कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया गया है और 10 लोगों के शव को दफनाया गया है। जिसमें अगर हम अलग अलग स्थिति देखें, यानी सरकार की तरफ राजधानी भोपाल में सरकार की तरफ से जो कोविड के लिए विश्राम घाट जो बनाए गए हैं उसमें अगर भदभदा की अगर हम बात करें तो लगभग 81 लोगों की जो है शाम को 6 बजे तक अंतिम संस्कार
संस्कार किया जा चुका है। वहीं अगर हम कब्रिस्तान की बात करें उसमें लगभग 10 शवों को दफनाया गया है, और अगर हम सुभाष नगर की बात करें तो लगभग 30 लोगों को शाम को 6 बजे तक मुखाग्नि दी गई है। लगभग क्या मतलब 30 यानी 30 लोगों को दी गई है। हालांकि देखिए लगभग मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब हमारी इनसे चर्चा चल रही थी, यानी कब्रिस्तान और सुभाष या भदभदा विश्राम घाट के संचालक हैं जो इस समय पूरा तैनात है वहां पे, वो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल के तहत जो मुखाग्नि करवा रहे हैं, अगर उनसे हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि आगे भी ये संख्या बढ़ रही है क्योंकि कतार में है, वेटिंग की स्थिति बनी हुई है और तमाम तरीके के लोग अभी वहां पे मौजूद हैं, और लगभग रात को 10 से 11 बजे तक भदभदा अकेले की अगर हम बात करें तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलेगी। हालांकि देखिए ये पूरी तरीके से अगर हम देख रहे हैं सरकारी आंकड़ों की बात करें और जो जमीनी स्तर के आंकड़ों की बात करें तो काफी स्थिति गड़बड़ाई हुई है। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, हम कल फिर अपने दर्शकों को इसी तरह सारे आंकड़े बताएंगे, क्या कमी है वो बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर हरीश पाठक जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरीश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। अभी हम खैर ये सरकारी आंकड़े अलग होंगे, गैर सरकारी आंकड़े जो हम बता रहे हैं लगभग 250 से ज्यादा मौतें, 300 के लगभग मौतें हुई हैं। ये हमारे रिपोर्टर्स जो कब्रिस्तान से या स्मशान घाट से जो रिपोर्ट ला रहे हैं वो बता रहे हैं। आपसे इन मुद्दों पे सवाल नहीं करेंगे। हम सवाल ये है कि क्या वाकई में ऑक्सीजन की कमी थोड़ी बहुत हो रही है, या जितना कोटा, जितना ऑक्सीजन खासकर हमीदिया हॉस्पिटल में जितना चाहिए उतना मिल रहा है? हमीदिया अस्पताल का जो अभी रियल फेस है वो तो अभी जहाँ पे मैं काम कर भी रहा हूँ एट प्रेजेंट, मैं यही चीज बोलूंगा कि अभी तक ऐसी कोई एक्यूट क्राइसिस नहीं हुई है। ऑक्सीजन को लेके हमीदिया को छोड़ के बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ये मारामारी मची हुई है, ये त्राहिमाम मचा हुआ है। हर जगह ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है क्योंकि जब मरीज आ रहे हैं, हमें अभी तब पता चल रहा है कि जब मरीज बाहर से आते हैं तो वो यही रोते हैं, बोलते हुए आते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला उस प्राइवेट हॉस्पिटल में, या हमें सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारा पेशेंट सीरियस हो रहा है, हमारा सैचुरेशन फॉल हो रहा है। मगर भगवान की दया से अभी भी या सरकारी तंत्र से अभी भी हमीदिया में ऐसी दिक्कत तो पैदा नहीं हुई है। हाँ, मगर ऐसा क्राइसिस, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा ये मैनेजमेंट बना हुआ है कि कोशिश किया जा रहा है कम से कम ऑक्सीजन यूज किया जाए और कहीं भी वेस्टेज ना हो, जुडिशियसली हर पेशेंट को बराबर ऑक्सीजन मिलता रहे। हमीदिया में कितने ऑक्सीजन वाले बेड हैं, कितने वेंटिलेटर के बेड हैं, और वर्तमान में स्थिति क्या है अगर आप बताना चाहें तो? क्या पूरे भरे हुए हैं? अभी सारे बेड जितने भी हैं अराउंड 60 to 70% ऑक्सीजन बेड्स हैं और बाकी बेड जो है वो नॉन ऑक्सीजन बेड्स हैं। अभी सारे बेड भरे हुए हैं। बीच बीच में देखिए क्या है कि कुछ पेशेंट तुरंत डिस्चार्ज होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, कुछ स्टेप अप होते हैं। स्टेप डाउन का मतलब कि कोई पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं लग रही तो अब उसको नॉन ऑक्सीजन बेड पे रख दिया गया। किसी को अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो उनको आईसीयू में रख दिया गया, तो उसको स्टेप डाउन स्टेप अप हो गया। ये बराबर चलता रहता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। उसी बीच में किसी की अगर अनिश्चितकालीन मृत्यु हो जाती है इमरजेंसी में या कोई डिस्चार्ज जाता है तो ये पूरा इनकमिंग आउटगोइंग चलती रहती है। तो एक तरह से अभी फुल चल रहे हैं सारे बेड, सारे वार्ड, ऑक्सीजन वाले भी और नॉन ऑक्सीजन वाले। अच्छा, इसमें आपने इतने दिनों से इलाज करा, जैसे कि कहा जा रहा है जिनको वैक्सीन लग चुकी है, हाँ, वो मरीज जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो मरीज बहुत कम आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो पूरी तरह स्वस्थ होके जा रहे हैं। क्या ऐसा भी आपके सामने आया है? हालांकि रायपुर में एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, 30 दिन बाद भी उनकी डेथ हो गई। आप भी जानते होंगे, डॉक्टर है वो। तो क्या ऐसा हमीदिया में है क्या कि जिनको वैक्सीन लग चुकी हो पूरी तरह स्वस्थ होकर के चले गए हैं या उनकी डेथ हुई हो? अभी तक हमीदिया में एक भी डेथ ऐसी नहीं हुई है जिनको वैक्सीन लग गया है। हाँ, मगर ऐसा जरूर देखा गया है कि 1-2 डॉक्टर जिनको वैक्सीन लग गई थी उसके बाद भी वो सीरियस हुए हैं। वैक्सीन लगने के बाद सीरियसनेस का सबसे बड़ा फैक्टर, अभी कल की भी जो स्टडी आई है कि वैक्सीन लगने के बाद 0.03% और 0.04% का जो आ रहा है कि इतने परसेंट लोग अभी भी री इन्फेक्ट हो रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद। मगर इसमें अच्छी बात यही है कि री इन्फेक्शन होने पे इसकी सीरियसनेस कम हो जा रही है, सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट कम हो जा रही है, लंग का इन्फेक्शन के लेवल्स कम रह रहे हैं, पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर कर रहा है, जल्द से जल्द घर वापस जा रहा है। वैक्सीनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है कि ये डिजीज प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करता है। अभी भी हमें इस वहम में नहीं रहना है कि हम इन्फेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज में अभी कई डॉक्टर्स ऐसे आए हैं, कई ऐसे
हेल्थ केयर वर्कर्स जितने हैं वो ऐसे आए हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव आए हैं, बट उनका हॉस्पिटल स्टे कम रहा है और वो जल्द से जल्द अच्छे होके घर गए। अभी तक एक भी मृत्यु नहीं हुई है इस चीज पे मीडिया में। मतलब रिकवर कर लिया है जिनको वैक्सीन लग चुकी है। जिनको सिंगल डोज लगा हुआ है उनके साथ भी कुछ आपको जानकारी मिली है, उनको वो भी रिकवर कर ले रहे हैं? हाँ, सिंगल डोज में भी रिकवरी आ रही है, सिंगल डोज में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ा फायदा तो है सिंगल डोज का भी। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए डॉक्टर साहब। इस समय थोड़ा सा एक संक्षेप में भी पिछले लहर और इस लहर में क्या अंतर देखने को मिल रहा है जो दर्शक समझना चाह रहे हैं? पिछले लहर में जो था उसमें, पिछले लहर में लोग ज्यादा चौकन्ने थे, लोग ज्यादा प्रिकॉशंस यूज कर रहे थे और सरकार भी इस चीज को लेके ज्यादा जुडिशियसली लॉकडाउन और सारे कर्फ्यूज को नहीं, पेशेंट पे क्या है जो पेशेंट में दिक्कत जो आ रही, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि संक्रमण जो सबसे ज्यादा था, इन्फेक्शन रेट वो पिछली बार कम था, इस बार ज्यादा आ रहा है। पेशेंट सीरियस भी हो रहे हैं इस बार ज्यादा, और इतने ज्यादा लोड होने की वजह से पूरी की पूरी फैमिली एक बार में पॉजिटिव हो जा रही है। इस चीज का फर्क तो बिल्कुल आ रहा है। और वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में इस बार डिफरेंस आ रहा है, अगर पेशेंट का लोड ज्यादा है, ज्यादा है, सिम्टम्स में भी फर्क आ रहा है। पिछली बार सिम्टम्स अलग थे, कफ और सोर थ्रोट वाले सिम्टम्स थे, इस बार बॉडी एक, हेड एक, ऐसे सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये फर्क काफी है। और इस बार के वेव में ज्यादातर दवाइयां भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव, इतने ज्यादा काम कारगर नहीं हो पा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब को सुना होगा हमारे दर्शक। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल महेश शर्मा जी आपसे। शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी त्रिपाठी जी। जी, आपका स्वागत है बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हाँ, अब्बास जी आप भी सुन पा रहे हैं? अब्बास जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत स्वागत है। शर्मा जी, मैं कोई सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं। हमारे संवाददाता हैं अतुल जी, जो तीनों कब्रिस्तान भी गए, सुभाष नगर विश्राम घाट भी गए और भदभदा विश्राम घाट भी गए, वो आपको आंकड़ा बता रहे हैं। बस इसमें हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कहेंगे। थोड़ा बड़ा संक्षेप में अतुल आंकड़ा बताइए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें टोटल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के तमाम शमशान घाट जो कोविड के लिए जो दिए गए हैं, यानी कि भदभदा शमशान घाट की बात करें और सुभाष नगर शमशान घाट की बात करें और साथ ही कब्रिस्तान की बात करें, तो टोटल कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से 121 लोगों का। आप ये भदभदा में कितने हैं? भदभदा की अगर हम बात करें तो भदभदा में 81 लोगों का दाह संस्कार किया गया है शाम को 6 बजे तक। उसके बाद भी कतार आगे लगी हुई है। वहीं अगर हम कब्रिस्तान की बात यानी जदे की अगर हम बात करें तो जदे में 10 लोगों को दफनाया गया है। और साथ में अगर हम सुभाष विश्राम घाट की बात करें तो वहां पे शाम को 6 बजे तक 30 लोगों का दाह संस्कार किया गया है कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार। और सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं? सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे के अंदर राजधानी भोपाल के अंदर मात्र 5 मौतें बताई जा रही हैं। हालांकि इसकी स्थिति अगर हम देखें दूसरी तरफ, यानी शमशान घाट या कब्रिस्तान की स्थिति हम देख रहे हैं और वहां पे जिस तरह से प्रोटोकॉल के अंतर्गत यानी ये तमाम जो लोग थे ये हॉस्पिटल से ही लाए गए थे और उनके प्रोटोकॉल के तहत ही इनका अंतिम संस्कार किया गया या दफनाया गया। यानी जो सरकारी आंकड़ा है और जो मौजूदा हालात के शाम के 6 बजे तक के आंकड़े हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 116 ज्यादा है, 5 सरकारी बताया जा रहे हैं। महेश जी, इसमें हम आपका प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। त्रिपाठी, निश्चित रूप से वैश्विक महामारी से हम सब जूझ रहे हैं और धैर्यपूर्वक कहीं न कहीं प्रयासों से ही हमको इससे निजात भी मिलेगी। जहां तक मृत्यु की बात है, किसी भी मृत्यु को हम बहुत दुखदाई ही मानते हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है, किसी का भी परिजन जाता है, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। सरकार पूरी संवेदनशीलता से प्रयास भी कर रही है, चाहे ऑक्सीजन का विषय हो चाहे अन्य विषय हो। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो अंतिम संस्कार किए गए उसमें अन्य बीमारियों वाले भी कुछ ऐसे मरीज हैं जिनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया ताकि शमशान घाट में भीड़ ना लगे। ये उसका मूल कारण है। और निश्चित रूप से जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनकी संख्या भी काफी हद तक सुधरी है। हम जिस प्रकार से लगातार संक्रमण की दर महेश जी, इतना दूसरे बीमारियों से इतना अंतर नहीं आएगा कि 121 और 5 सरकारी आंकड़े 5 और 121 इतना अंतर तो मुझे जी
त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आपको उसके उलट ये स्वीकार करना होगा कि अन्य बीमारियों से जो निधन हो रहा है, क्योंकि शमशान घाटों में अभी कोविड संक्रमण का खतरा ज्यादा है, उसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही उनके अंत्येष्टि की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। इसलिए आप इस आंकड़े को इस ढंग से देख रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि मध्य प्रदेश में अभी 7,25,00,000 लोग संक्रमित नहीं हुए हैं। ये आपको मैं बता दूं कि आप इसको एक ही सकारात्मक पक्ष भी दिखाएं लोगों को। जनता तो ये जो हमारे मरीज वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, उनके पास सकारात्मक पक्ष पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उनका मनोबल भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के मित्रों, अन्य मित्रों, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। लगातार जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, सरकार ने मतलब आपका कहना है कि हम ये ना बताएं कि कितनी डेथ हुई है? नहीं, मैं इससे इनकार, आपको बिल्कुल बताने का अधिकार है, लेकिन अधिकार देखिए महेश जी, आप भी बताएं कि कितने लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं त्रिपाठी जी, ताकि मनोबल बना रहे, ये भी हम बता रहे हैं महेश जी कि कितने स्वस्थ होकर जा रहे हैं। आपको मैं हमारा जो उद्देश्य है, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन सरकार लगाती है, सख्त कार्रवाई करती है, लोग उसके बाद भी उसका पालन कोरोना गाइडलाइन का नहीं कर पा रहे, वो लापरवाह हो रहे हैं। तो जब हम ये मैसेज उनको देंगे कि इतने लोग मर रहे हैं, तो स्वतः वो लॉकडाउन पालन करने का, जो आप लॉकडाउन सख्ती से करवा रहे हैं ना, वो खुद करेंगे। ये भी एक मैसेज आप समझ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपके दोनों पक्षों को ना सिर्फ समझ भी रहा हूँ, आपका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल निश्चित रूप से जनहित में ही है, और आप भी चाहते हैं, चैनल स्वराज भी ये चाहता है कि अधिक से अधिक लोग अवेयर हों, लापरवाही कम हो, लोग सावधानी बरतें, और निश्चित रूप से इस महामारी से हम जल्द से जल्द बिल्कुल। लेकिन महेश शर्मा जी, एक हालांकि हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश भर में किल्लत है। आप बोलेंगे पूरी तरह से, डॉक्टर बोलेंगे पूरी तरह से है, फिर लोग इधर उधर भटक क्यों रहे हैं? खैर, अब्बास जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई, देखिए, दलगत राजनीति से हट के इस समय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, इतने सारे उनके अपने सदस्य हैं। इस बार ये देखा गया है अब्बास जी कि कोई भी सामने नहीं आ रहा है, स्वयंसेवी संस्थाएं सामने नहीं आ रही हैं। लोग एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भूख से तड़फड़ा रहे हैं। इन स्थितियों में पिछली बार आपने पीसीसी में भी कैंप लगाया था, खाना बांटा था, इस बार कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब्बास जी, देखिए, सबसे पहले तो संजय शुक्ला जी एक मिसाल है। इंदौर के अंदर आपने देखा किस तरह से दलगत राजनीति की बात करें तो हमारे विधायक को रोकने का असंभव प्रयास भाजपा की सरकार करती दिख रही है वहां, तो कि वो जनता के काम नहीं करें। तो इस तरह की दलगत राजनीति की शिकार सत्ताधारी दल है कि आज जो लोग आगे आ रहे हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रही भाजपा, उनको रोकने से बाज नहीं आ रही सरकार। पीसी शर्मा जी को धरना देना पड़ गया है भोपाल के अंदर यहाँ पे। उसके बाद हमारे विधायक गांधी प्रतिमा के ऊपर पहुंचे, मजबूरी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के सांकेतिक प्रदर्शन किए जिससे किसी को परेशानी ना हो, लेकिन लोगों की समस्या का हल हो जाए। घरों में तो नहीं बैठे, संक्रमित हो गए हैं। ज्यादातर लोग अपनी विधायक नीति निकाल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी यह है कि साहब विधायक नीति को घर से खर्चा कर दें। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक ये सरकार त्रिपाठी जी इसको कबूल नहीं करेगी कि ये खामियां हैं, ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, तो सही कैसे करेगी? ये कह देना कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ये कह देना कि बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, ये कह देना कि हालात बिल्कुल सही हैं, ये कह देना कि सिर्फ 5 मौतें हुई हैं यहाँ पर, 121 और 122 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल की अंतिम संस्कार के। तो इस सब से छुपाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और जनता भयावह हालात में चले जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जैसा आपने कहा, जब उसको सच्चाई से रूबरू नहीं होगी जनता, तो फिर उसका क्या होगा? तो ये सारी की सारी चीजें छुपाना नहीं चाहिए, सरकार को कबूल करना चाहिए कि हाँ फेल हो गए, नाकामी है, सब साथ में आके लड़ेंगे, इसके ऊपर जीत हासिल करेंगे। लेकिन ये सरकार के अंदर तो अपनी छवि, अपनी बात, इसके बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। सर्वदलीय बैठक बुलाई क्या? आप लोगों को किसी को आमंत्रण मिला है कि आइए सर्वदलीय बैठक बुला के इससे लड़ने की बात करें? अब्बास जी, देखिए, सिर्फ और सिर्फ राजभवन की बात हुई, राजभवन के अंदर हर दल के प्रतिनिधि को बुलाने की बात हुई। अभी तक ये सर्वदलीय बैठक तो न केंद्र सरकार ने बुलाई है, न यहाँ पर इस तरह से कोई कदम उठाते हुए दिख रहा है, क्योंकि इनको हर चीज अपने हिसाब से करनी है और इनको किसी को साथ में लेके चलना ही नहीं है। भाजपा का नारा
सबका साथ न जाने कहाँ चला गया वो नारा, सिर्फ नारों की राजनीति करते हैं। आज आप आगे हाथ तो बढ़ाइए, दूसरे दल के लोगों को साथ में तो लीजिए। ये तो ऐसा है कि सर्वदलीय सरकार बननी चाहिए इस वक्त, जो काबिल है उसको उस जगह पे बैठाइए, ताकि जो हाल स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है, आप ही के पत्रकार अतुल जी ने ही स्वास्थ्य मंत्री जी से जो सवाल किए थे उससे वो पूरी तरह से सामने आ गया पूरा का पूरा मामला, तो स्वास्थ्य मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। आपके चैनल ने उन सवाल किए जब, तो ये स्वास्थ्य मंत्री का हाल है भाई, उनको हटाइए। जो वहां पे बैठने के काबिल व्यक्ति है उसको बैठाइए, किसी भी दल का हो। इससे पहले कांग्रेस की सरकारों ने ये किया है, ये आप आज फिर से इसकी नजीर कायम कीजिए। महेश जी सोता, महेश जी हालांकि इतनी जानकारी है हमारे पास कि छत्तीसगढ़ में भूपेश जी ने सर्वदलीय बैठक बुला करके स्वयंसेवी संगठनों को बुला करके सबसे सलाह ली है, और अब्बास जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब आपकी सरकार ने। महेश जी देखिए त्रिपाठी जी, अब्बास जी को मुझे लगता है कितनी जानकारी है पता नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य आग्रह से लेकर सारे लोगों से, चाहे शांति से सुनना सीखिए। अब्बास जी ये बहस का समय नहीं है, ये प्रदर्शन का समय नहीं है, ये धरने का समय नहीं है, ये सेवा का कालखंड है। अब्बास जी की बात है, अब्बास जी सुनना भी सीखिए, सेवा का कालखंड है, अपने प्रकल्प का अपने लोगों को सेवा में। चलिए आप मुद्दे की बात करिए महेश जी। हाँ, मैं मुद्दे की बात पे कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से ये समय वो समय है जिसमें सबने सेवा के लिए आगे आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने श्रीमान कमलनाथ जी से बात की, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी से बात की, अन्य इनके जो वरिष्ठ नेता हैं सबसे 1-to-1 चर्चा करके उनके सुझाव भी लिए हैं। उसको भी अमल में लाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। केवल और केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। 24 घंटे 24/7 माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगण चलिए बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन दूरदर्शिता की कहीं कमी रही, इसी कारण ऑक्सीजन के कारण लोग भटक रहे हैं। ऑक्सीजन जब काम करना था तब दमों का चुनाव दिख रहा था, 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है और केवल 382 अब्बास जी सुन लीजिए, फोन में है, अगर अगल बगल बैठे होते तो ये बहस ठीक थी। उनकी बात आ जाए, महेश जी की बात आ जाए, मैं अब्बास जी फिर आपको समय दूंगा। जी महेश जी। त्रिपाठी जी 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश सरकार को मिल चुकी है। नवीन जिंदल जी माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे, उनसे बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने भी भरोसा दिलाया। फिर भटक क्यों रहे हैं? अभी मैंने हमीदिया के चिकित्सक से मैंने बात की है, आपने सुना भी होगा। उनने कहा कि पूरे बेड फुल हैं ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर के, अगर एक भी ऑक्सीजन का बेड वहां कोई किसी की जरूरत पड़ती है तो नहीं है, जबकि बेड की संख्या डबल है, ट्रिपल है वहां। अन्य अस्पतालों में, अन्य कोविड सेंटर्स में भी हमने उसका उपचार की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन बेड भी लगाए हैं, वेंटिलेटर भी हैं, चाहे वो प्रशासन अकादमी का हो, चाहे अन्य जो सुभाष नगर में हमने नया कोविड सेंटर खोला। देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, कई बार क्या है मिसमैनेजमेंट, मैं मानता हूँ हो सकता है, इतनी बड़ी महामारी है, इससे हम सबने लड़ना है, लेकिन 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिस प्रकार की दर्शाने का काम इस कालखंड में भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। सेवा का समय है, बाहर आना चाहिए। कमलनाथ जी इतने बड़े उद्योगपति रहे हैं, इतने बड़े उनके संबंध रहे हैं, किसी से उन्होंने बात की? एक दिन नहीं दिखे मध्य प्रदेश में, जब से उन्होंने सरकार छोड़ी है उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि कमलनाथ जी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने जेब से भी दान कर रहे थे आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए। केवल घड़ियाली आंसू बहाना, झूठे आरोप लगाना, कोरे आरोप लगाना, ये कमलनाथ जी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। चलिए संक्षेप में अब्बास जी, हमारा समय समाप्त हो रहा जी। देखिए बहुत दुखद है कि बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं को अपनी सरकार को डिफेंड करना पड़ रहा है, जबकि हालात भयावह हैं। मैं फिर कहूंगा, जब किसी का नाकामी को आप कबूल नहीं करेंगे तो उसको कभी सही नहीं कर पाएंगे, उस पर जीत कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इनको कबूल करना होगा। बात होती है दूसरे लोगों की, विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। विपक्ष ने जो करा जनता देख रही है, हर एक विधायक जिस तरह से लगा हुआ जनता देख रही है, लेकिन अरे आपके 90% कैबिनेट मंत्री जमीन से गायब है। वहां पर प्रहलाद पटेल जी धमका रहे हैं कि दो चाटे लगेंगे। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, अब आप अपने समय के अंदर नहीं बोलेंगे, मैंने नहीं बोला। वहाँ प्रहलाद पटेल साहब देखिए क्या कह रहे हैं, जनता को मारने पीटने की बात कर रहे हैं कि अगर 2 धप देंगे तुमको, जो अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन की कमी से रो रहा है आदमी। भाजपा के महेश जी मैंने अब्बास से अनुरोध किया था, उन्होंने स्वीकार किया मेरा अनुरोध
कि जब आप बोल रहे थे वो ना बोले। आपसे भी ये अनुरोध है कि थोड़ा सा मैं सिर्फ एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं कहना। जनता देख रही है, जनता इनसे बहुत आक्रोशित है, जनता चिड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना कहूंगा, प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर कीजिए, कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट कीजिए, जनता की जो पूरी की पूरी परेशानी है दूर हो जाएगी। आप अपने हाथ में ले लीजिए सारी चीजें, सारा ऑक्सीजन का सप्लाई बराबरी से हो जाएगा। ये प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पतालों के सरपुटम्बल के हालात जो बन रहे हैं उससे भुगतान उसका जनता कर रही है। पूरे की पूरी दवाओं का आप हाथ में लीजिए अपने। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को छोड़ देंगे अभी तो हालात और बुरे होंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है कि टेक ओवर कीजिए और उनको अपने हाथ संचालित कीजिए, और दूसरा जो नाकामियां उन्हें कबूल करके सही कीजिए। चलिए महेश जी, ये तो अच्छी सलाह है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात ही नहीं है। चलिए महेश जी, कुछ कहना तो नहीं है? हमारा समय भी समाप्त नहीं त्रिपाठी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोगों ने साथ में आकर, समाज, संगठन, राजनीतिक दल, सब लोग सामूहिक प्रयास। ये अच्छा सुझाव है अब्बास जी का। बिल्कुल, अब्बास जी के सुझाव से इनकार नहीं। हम तो कह रहे हैं ना, विपक्ष के अच्छे सुझाव का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में एक अच्छे विपक्ष की हम कल्पना भी करते हैं और होना भी चाहिए। ये निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए परंपरा भी रही है और होना चाहिए। इनके अच्छे सुझावों को हम धरती पर कैसे उतार सके, उसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपका, अब्बास जी आपका, सारी जानकारी देने के लिए। तो अतुल, आपके पास और कोई जानकारी अभी बची है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ऑक्सीजन की अभी बात चल रही थी, लगातार हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन को लेकर चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर आखिर क्या जमीनी स्थिति। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ही आज का बयान है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 410 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और जरूरत 400 टन की, यानी कुल मिलाकर अगर हम मीट्रिक टन की अगर हम देखें कुल मिला के, तो जिस स्थिति में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आंकड़े में आपूर्ति मध्य प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देख रहे हैं तो जमीनी स्तर पर हॉस्पिटल के अंदर, निजी हॉस्पिटलों की हम बात करें तो अभी भी हालात जो हैं बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वाकई इस समय जो मौका है वो आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, किसी भी सियासत का नहीं है। दोनों ही राजनीतिक दल को आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरीके से जमीनी स्तर पे लोग परेशान हो रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दल को आगे आना चाहिए और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, कल भी हम इसी तरह से बुलेटिन लेंगे। 121 और 5 बहुत बड़ा अंतर है। 116 मौतें हुई हैं। चलिए, उसमें जैसा महेश जी कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे दूसरे कारण हैं जो लाश जिनकी डेथ हुई है, तो वो भी मान लेते हैं। लेकिन इतना अंतर तो नहीं होगा मुझे लगता है अतुल कि दूसरे अन्य रोगों से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो ज्यादा से ज्यादा 25-50 होंगे, लेकिन 5 और 50 तो अंतर तो है ही है कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, आप सारी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना से निपटने के लिए राज्यों का सिस्टम सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई प्रदेश में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना के चलते हालात कितने बद से बदतर हो गए और इस पर अगर जल्द काबू नहीं पाया गया तो फिर परिणाम कल्पना से भी परे हो सकते हैं। खैर, सुप्रीम दखल के बाद अब देखना यह है कि केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकार कोरोना के खात्मे को लेकर क्या किसी और रणनीति के तहत भी आगे बढ़ेगी या महामारी के खिलाफ जंग उसी पुराने अंदाज में लड़ी जाती रहेगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।